चलो बच्चों, आज हम लोग एक नया टॉपिक्स लेकर के आप लोग के सामने आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सेल डिवीज़न में जो विभिन्न फेज थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलाफेज, उसको समझ नहीं पा रहे थे। तो मैं सोचा कि एक वीडियो बना दूँ मैं आप लोगों के लिए। तो ये सेल डिवीज़न, चलिए आज हम लोग पढ़ लेते हैं कि सेल डिवीज़न, माइटोसिस किस तरह से पूरे कोशिकाओं में, जंतु कोशिका, पादप कोशिका में होती हैं। तो देखिए, ये सेल डिवीज़न मैं ऊपर लिख कर रखा हूँ, सेल डिवीज़न। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सेल डिवीज़न है क्या। कोशिका विभाजन। सेल डिवीज़न का मतलब होता है कोशिका विभाजन। जब भी कोई कोशिका एक सेल डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स, ये मदर सेल है, और डिवाइड करके डॉटर सेल का निर्माण करती है। जब एक मातृ कोशिका विभाजित होकर दो डॉटर सेल का निर्माण करती है, तब इसको हम लोग माइटोसिस कोशिका विभाजन कहते हैं। माइटोसिस। और इसमें क्रोमोसोम की संख्या बराबर रहती है। जितना क्रोमोसोम, गुणसूत्र की संख्या जितना होती है, गुणसूत्र की संख्या भी विभाजित होकर के, ये मदर सेल है जिसमें दो गुणसूत्र दिखाया जा रहा है, और ये डॉटर सेल है जिसमें दो गुणसूत्र है। यानी कि जितनी मातृ कोशिका में जितने गुणसूत्र की संख्या थी, पुत्री कोशिका में भी उतने ही गुणसूत्र की संख्या है। दो है तो दो है। तो इसको कहते हैं माइटोसिस। माइटोसिस कोशिका विभाजन ऐसी कोशिका विभाजन है जिसमें एक मातृ कोशिका विभाजित होकर दो पुत्री कोशिका का निर्माण करती हैं, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या मातृ कोशिका के क्रोमोसोम की संख्या के बराबर होती है। चलिए हम लोग माइटोसिस कोशिका विभाजन के बारे में हम लोग डिटेल्स में आज हम लोग जान लें कि ये माइटोसिस कोशिका विभाजन होती कैसे है। तो माइटोसिस कोशिका विभाजन के लिए दो विधि हैं, टू प्रोसेस है। दो भागों से मिलकर ये कोशिका विभाजन कंप्लीट होती है। पहला को कहते हैं हम लोग कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा को कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो ये भी टर्म्स किसी बच्चों को नहीं समझ में आ रहा था, कुछ बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन किया था। कैरियो मीन्स जान लीजिए कि क्या होता है। कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियस, और काइनेसिस मीन्स होता है डिवीजन, यानी कि केंद्रक का विभाजन। केंद्रक का विभाजन। आप समझ सकते हैं कि कैरियोकाइनेसिस क्या है। यानी कि जो कोशिका होती है उसके अंदर एक केंद्रक होता है, कोशिका होती है उसके अंदर एक केंद्रक होता है। एक केंद्रक के विभाजन की प्रक्रिया को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस, इज द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। उसी तरह से आप कैरियोकाइनेसिस समझ चुके होंगे। साइटोकाइनेसिस क्या है? जब ये न्यूक्लियस जब डिवाइड हो जाएगा, यानी कि क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होने के बाद चित्र कैसा होगा कि एक केंद्रक जो था अंदर में, वो विभाजित होकर दो केंद्रक बना लिया। एक केंद्रक जो था, ध्यान से देखें, एक केंद्रक जो था वो विभाजित होकर दो केंद्रक बना, टू न्यूक्लियस। यहाँ पर देखिए, न्यूक्लियस नंबर 1, न्यूक्लियस नंबर 2। तो दिस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस। अब हम लोग जानते हैं कि साइटोकाइनेसिस क्या है। जब ये कैरियोकाइनेसिस की क्रिया कंप्लीट हो जाती है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कैरियोकाइनेसिस ए प्रोसेस स्टार्ट्स इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। दूसरी प्रक्रिया आरंभ होती है। जैसी कैरियोकाइनेसिस खत्म होता है तो साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। इसमें साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है। ये जो अंदर में साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव, अंदर में जो कोशिका के अंदर जो द्रव भरा हुआ है उसका विभाजन होता है। तो कोशिका द्रव, साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म, और काइनेसिस मीन्स डिवीजन, विभाजन। यानी कि साइटोप्लाज्म के विभाजन की विधि को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। यानी जो केंद्रक है, ये दो केंद्रक विभाजित हो चुका है, अब होगा कोशिका द्रव का विभाजन। तो हम लोग कोशिका द्रव का जब विभाजन होगा तो इसमें क्या होता है
कि अगर ये हम लोग न्यूक्लियस, अगर हम लोग ये एनिमल को पकड़ते हैं, एनिमल सेल है अगर ये, तो एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, ये फॉरोइंग होने लगता है। साइटोकाइनेसिस की क्रिया, ये प्रश्न आता है कि एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे होता है। तो एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे होता है, ये बीच में खांच बन जाता है, फॉरो, क्लीवेज, दिस इज कॉल्ड क्लीवेज या फॉरो, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फॉरोइंग, क्लीवेजिंग। तो ये साइटोकाइनेसिस क्रिया कैसे होती है कि ये जो बाहरी जो झिल्ली होती है, केंद्रक, इसको बाहरी झिल्ली को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, ये अंदर की ओर इन्वेजिनेट करने लगता है और ये अंदर की ओर बढ़ते रहता है, और बढ़ते बढ़ते एक समय आ जाता है कि ये पूरा झिल्ली अंदर चला जाता है और ये दोनों टच होकर के बीच में डिवाइड होकर कट जाता है। इस तरह से देखा जाता है कि ये साइटोप्लाज्म, दो साइटोप्लाज्म में विभाजित होने के फलस्वरूप एक कोशिका दो कोशिका में विभाजित हो जाती है। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि सेल नंबर 1 और सेल नंबर 2, यहाँ पर पहले केंद्रक दो विभाजित हुआ, अब पूरी कोशिका ही दो भागों में विभाजित हो गई। इस क्रिया को कहते हैं साइटोकाइनेसिस, और एनिमल सेल में ये क्लीवेज या फॉरोइंग के रूप में ये डिवीजन होता है। तो ये कैरियोकाइनेसिस की जो क्रिया होती है, ये चार फेज में पूरा होता है, 4 A B C D, ये 4 फेज में पूरा होता है। तो कहते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ये हिंदी, चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग प्रोफेज। चलिए एक चित्र मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ये अगर केंद्र, ये कोशिका है और उस कोशिका के अंदर एक केंद्रक बड़ा सा करके मैं अगर दिखाऊं, और इसके ऊपर में एनिमल सेल है मान लीजिए ये, तो एनिमल के सेल के ऊपर में यहाँ पर सेंट्रोसोम होगा जो प्लांट सेल में नहीं होगा, और इसमें अगर हम लोग मान लेते हैं कि इसका दो सूता है, अगर दो सूते में रचना को अगर हम लोग पकड़े और बीच में एक न्यूक्लियोलस होगा, न्यूक्लियोलस जो प्रोटीन सिंथेसिस करने में मदद करता है, न्यूक्लियोलस प्रोटीन सिंथेसिस, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर, उसको जो पोजीशन है क्रोमोसोम का वहाँ पर न्यूक्लियोलस अटैच रहता है। तो ये अगर हम लोग बताएं तो ये प्रोफेज का पहला स्टेज है, ये जो है अर्ली स्टेज कहते हैं इसको, अर्ली स्टेज ये प्रोफेज का है। उसका अगर प्रोफेज का इंटरमीडिएट स्टेज अगर हम लोग बताएं, प्रोफेज का अगर हम लोग इंटरमीडिएट स्टेज बताएं तो इसमें क्रोमोसोम क्या होता है, जो सेंट्रोसोम होता है वो विभाजित होकर के, सेंट्रोसोम विभाजित होकर दो भाग में बढ़ जाता है, दो सेंट्रियो एस्ट्रल रे, सेंट्रोसोम यहाँ पर डिवाइड होकर के एस्ट्रल रे से स्पिंडल फाइबर बनता है। और ये सेकेंड स्टेज है, इंटरमीडिएट स्टेज है ये। और अगर तीसरा प्रोफेज का स्टेज अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या दिखता है, तीसरा स्टेज में क्या दिखता है, यहां देखने की कोशिश करें कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां से गायब हो जाता है अंतिम स्टेज में। यानी कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था ये अब दिखाई नहीं पड़ता,
और ये जो एस्ट्रल रे स्पिंडल बन रहा था, स्पाइंडल एक जो है मूव करते करते एक यहाँ पर रह जाता है एस्टर, और एक यहाँ चला आता है। इसको कहते हैं पोलर माइक्रोट्यूबुल। काइनेटोकोर, माइक्रोट्यूबुल, और जो यहाँ पर है जो एस्ट्रल बनाया है इसको एस्ट्रल माइक्रोट्यूबुल कहते हैं। तो ये चित्र, ये जो क्रोमोसोम है, ये जो सेंट्रोसोम है, एक भूमिका निभाती है कोशिका विभाजन के समय में। स्पिंडल फाइबर का निर्माण करती है, स्पिंडल फाइबर। ये जो इस तरह से जो स्पिंडल फाइबर जो बनती है, इस तरह से जो स्पिंडल फाइबर का जो निर्माण होता है इसको स्पिंडल कहते हैं। और ये स्पिंडल फाइबर का निर्माण जो माइक्रोट्यूबुल करते हैं, सेंट्रोसोम से जो माइक्रोट्यूबुल बनते हैं वो स्पिंडल निर्माण करने में बहुत मदद करते हैं। तो इसके बाद थोड़ा सा हमको लग रहा है कि ये माइक्रोट्यूबुल के बारे में आपको नॉलेज में दे देना चाहता हूँ। माइक्रोट्यूबुल के बारे में थोड़ा सा नॉलेज मैं दे देना चाहता हूँ कि जो माइक्रोट्यूबुल होता है, सेंट्रोसोम्स के द्वारा जो माइक्रोट्यूबुल बनता है वो किस तरह से काम करता है। तो दो तरह के माइक्रोट्यूबुल जो है, दो तरह के यूनिट से माइक्रोट्यूबुल का निर्माण होता है। एक होता है अल्फा, बीटा और गामा। तो इसको अगर हम लोग अल्फा माने तो ट्यूबुलिन के द्वारा माइक्रोट्यूबुल्स का निर्माण होता है। तो ये जान लें थोड़ा सा, ये जरूरी चीज है कि ट्यूबुलिन अल्फा और बीटा, अल्फा एंड बीटा डाइमर मिलकर के ट्यूबुलिन बनाते हैं। यानी कि अल्फा और बीटा डाइमिलिन जो है एक के बाद एक सजते चले जाते हैं। एक का प्लस एंड एक का माइनस एंड से जुड़ता है। इसका एक प्लस एंड एक माइनस एंड, एक प्लस एंड एक माइनस एंड, दो पोलर एंड होता है एक ट्यूबुलिन का। अगर ये ट्यूबुलिन अगर हम लोग देखें तो एक प्लस एंड होता है, एक माइनस एंड होता है। तो इसका प्लस इसका माइनस से, फिर इसका प्लस इसका माइनस से, इसका प्लस इसका माइनस से, इस तरह से जुड़ता हुआ चला जाता है। तो इस तरह से जुड़ने के बाद में जो बनता है इसको कहते हैं प्रोटोफिलामेंट। इसको हम लोग कहते हैं प्रोटोफिलामेंट। तो देखिए ये अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन, ये ट्यूबुलिन है। अल्फा एंड बीटा डाइवर एक ट्यूबुलिन है जिससे जुड़ने से, एंड टू एंड जुड़ने से बनता है प्रोटोफिलामेंट। और इस तरह के अगर 13, करीब 13 फिलामेंट अगर जुड़ जाते हैं तो इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक 13। तो इस तरह से अगर ये 13 को फिलामेंट इस तरह से जुड़ते चले जाते हैं, इस तरह से 13 अगर जुड़ते चले जाएंगे, अगर इस तरह से ये चित्र अगर हम लोग बना दें तो इस तरह से ये 13 पीस, इस तरह का 13 फिलामेंट आपस में जुड़ेंगे। इस तरह से आप चित्र को समझिए, इमेजिन करिए कि इस तरह से प्रोटोफिलामेंट बनता है। ऐसा ऐसा राउंड में 13 प्रोटोफिलामेंट एक साथ जुड़ जाते हैं अल्फा बीटा के, और ये बीच में जो बनता है इसको ल्यूमेन कहते हैं, ल्यूमेन। और यही ट्यूबुलिन जो फिलामेंट में बहुत
ही इम्पोर्टेंट एक कैरेक्टर होता है, जो ये फिलामेंट जो है ये दो तरह के काम करते हैं। ये ग्रो करते हैं, लंबाई में बढ़ते हैं, और फिर श्रिंकेज करते हैं, छोटे होते हैं। ये इलास्टिसिटी पावर क्यों आता है कि अल्फा बीटा जो ट्यूबुलिन है ये जुड़ भी सकता है एक एंड में और एक घट भी सकता है। उसी के आधार पर ये जुड़ता है, घटता है, लंबाई में बढ़ता है। तो वो वृद्धि के कारण या घटने के कारण ये यहाँ पर जो क्रोमोजोम के जो थ्रेड हैं, जो क्रोमैटिड्स को अलग करके दोनों पोल को पर ले जाने का काम ये माइक्रोट्यूबुल बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका अपना अदा करता है। तो ये माइक्रोट्यूबुल ट्यूबुलिन को हम लोग पढ़ें तो ऐसा माइक्रोट्यूबुल ये जो बन गया, ये जो स्ट्रक्चर एक तो प्रोटोफिलामेंट मिलके जो बना, इसको हम लोग बनने के बाद कहेंगे माइक्रोट्यूबुल। आपको आप समझ में आ गया कि माइक्रोट्यूबुल कैसे बना है। तो ये सेंट्रोसोम जो आप देख रहे हैं, इस सेंट्रोसोम को कहा जाता है MTOC माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। इसको आप लिख सकते हैं, सुन लीजिए, माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। यानी कि माइक्रोट्यूबुल जो बन रहा है ये सेंट्रोसोम, यहीं से इसका निर्माण शुरू हो रहा है, इसलिए इसको MTOC माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर के नाम से जाना है। तो ये माइक्रोट्यूबुल आप समझ गए कि अल्फा एंड बीटा दो तरह के ट्यूबुलिन से जब मिलते हैं एंड टू एंड तो एक प्रोटोफिलामेंट बनता है। और इस तरह से करीब 13 प्रोटोफिलामेंट आपस में गोल रचना में मिलने के बाद एक ट्यूब का स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको माइक्रोट्यूबुल कहते हैं। और ये माइक्रोट्यूबुल ओरिजिन कहाँ से होता है? सेंट्रोसोम से होता है। इसलिए सेंट्रोसोम को माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर भी कहते हैं। तो माइटोटिक जो स्पिंडल जो बनता है उसमें आप देख रहे हैं, एक माइटोटिक जो स्पिंडल बनता है उसमें सबसे पहला एक हो गया MTOC। इसका कंपोनेंट क्या क्या है? MTOC एक कंपोनेंट हो गया। अगर पहला हो गया MTOC तो दूसरा हो गया तुम्हारा माइक्रोट्यूबुल और तीसरा हो गया तुम्हारा माइक्रोट्यूबुल एसोसिएट प्रोटीन MAPS। ये 3 कंपोनेंट है। ये जो स्पिंडल बनते हैं माइटोटिक स्पिंडल, ये 3 चीज से मिलकर बनते हैं। MTOC माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर यानी सेंट्रोसोम, और वहां से बनता है दूसरा माइक्रोट्यूबुल्स, और तीसरा बनाने के लिए कुछ प्रोटीन मदद करते हैं, इसको कहते हैं माइक्रोट्यूबुल एसोसिएटेड प्रोटीन। माइक्रोट्यूबुल्स जो ये बनते हैं वो 3 तरह के माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं। नंबर 1 एस्ट्रल माइक्रोट्यूबुल्स, नंबर 2 पोलर माइक्रोट्यूबुल्स, और नंबर 3 काइनेटोकोर माइक्रोट्यूबुल। काइनेटोकोर माइक्रोट्यूबुल आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं तीनों को यहाँ पर लिखा हूं कि ये एस्ट्रल माइक्रोट्यूबुल जो यहाँ पे जो सेंट्रोसोम डिवाइड होकर 2 भाग में जो 2 पोल, एक नॉर्थ और साउथ पोल में चला आता है मूव करके, इसको कहते हैं एस्ट्रल माइक्रोट्यूबुल। नंबर 1। नंबर 2 एक होता है पोलर माइक्रोट्यूबुल। कुछ माइक्रोट्यूबुल क्या है, दोनों पोल को होल्ड करके रखते हैं, एक पोल से दूसरे पोल को जुड़ा हुआ, रेड कलर से मैंने दिखाया है। जो 2 पोल की रचना करते हैं, ये जो सेंट्रोसोम डिवाइड कर जाते हैं 2 भाग में और मूव करते हुए चले आते हैं, एक सेंट्रियोल यहाँ रह जाता है, एक यहाँ चला जाता है, और 2 एस्ट्रल, और ये माइक्रोट्यूबुल जो है ये यहाँ पर जो रह जाता है उसको कहते हैं एस्ट्रल माइक्रोट्यूबुल। और कुछ माइक्रोट्यूबुल दोनों पोल को पकड़ के रखते हैं, देखिए यहाँ से रेड कलर से मैंने दिखाया है, इसको कहते हैं एस्ट्रल पोलर माइक्रोट्यूबुल, क्योंकि दोनों पोल को पकड़ के रखे हैं, रेड कलर से दिखाया मैंने। और तीसरा 1, 2 और तीसरा कहते हैं काइनेटोकोर माइक्रोट्यूबुल। ये काइनेटोकोर क्या करता है, आप लोग को पढ़ाए थे, बताए थे इसके पहले कि जो क्रोमोजोम जो बनता है, क्रोमोजोम गुणसूत्र जहाँ पर दोनों गुणसूत्र जहाँ एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं उस जगह को हम लोग कहते हैं सेंट्रोमियर। ये मैंने पहले क्लास में लिया था। और सेंट्रोमियर के जगह में एक प्रोटीन होता है, सेंट्रोमियर की जगह में जहाँ अटैचमेंट की जगह में एक प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन का नाम है काइनेटोकोर प्रोटीन।
और इसी प्रोटीन से आके अटैच हो जाता है ये एक ट्यूबुलिन जिसको कहते हैं काइनेटोकोर माइक्रोट्यूबुल। उसी काइनेटोकोर नामक जगह से सेंट्रोसोम को काइनेटोकोर नामक जगह से ये जो ट्यूबुल माइक्रोट्यूबुल है अटैच हो जाता है, इसलिए इस ट्यूबुल को कहते हैं माइक्रोट्यूबुल, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूबुल। तो आपने जो माइक्रोट्यूबुल मैंने बनाया चित्र, ये कितना इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हैं। ये माइक्रोट्यूबुल 3 तरह के माइक्रोट्यूबुल का निर्माण करते हैं। पहला जो है ऑर्गेनाइज होता है यहाँ से सेंट्रोसोम से, और एस्ट्रल माइक्रोट्यूबुल बनाते हैं, जो कि एस्ट्रल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्टार की तरह होता है। इसको एस्ट्रल क्यों कहते हैं? क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि व्हाई इट इज कॉल्ड एस्ट्रल माइक्रोट्यूबुल, एस्टर, इसको एस्टर क्यों कहते हैं, एस्टर क्यों कहा जाता है, एक्स्ट्रल माइक्रोट्यूबुल क्या है? तो सेंट्रोसोम सेंट्रियोल से जो पहला जो माइक्रोट्यूबुल बनाता है एस्ट्रल, वो तारे के रूप में निकलता है और जाकर के ये तारे जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच हो जाता है। ये जो झिल्ली है सेल मेम्ब्रेन, सॉरी, ये सेल मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन से अटैच हो जाता है और ये स्पिंडल को पकड़ के रखने में मदद करता है। इससे अटैच होने से क्या होता है, ये इधर उधर भाग नहीं पाता, अटैच करके दोनों तरफ से ये सेल मेम्ब्रेन से अटैच करके रखता है, इसलिए इसको तारे के रूप में रहता है, इसलिए इसको एस्ट्रल माइक्रोट्यूबुल कहते हैं। दूसरा माइक्रोट्यूबुल मिलता है रेड कलर का, जो दोनों पोल को अटैच रखता है, उसको पोलर माइक्रोट्यूबुल कहते हैं। और तीसरा कहा काइनेटोकोर माइक्रोट्यूबुल, जो पोल से लेकर के क्रोमोसोम का काइनेटोकोर नामक जगह सेंट्रोमियर में अटैच रहता है, उसको काइनेटोकोर माइक्रोट्यूबुल कहते हैं। तो आपने अभी तक ये देखा कि प्रोफेज में क्या क्या हुआ। पहला फेज प्रोफेज, इसमें क्या क्या होता है? पहला होता है डिहाइड्रेशन, पानी बाहर निकलने लगता है। इसके अंदर जो पानी होता है केंद्रक से वो बाहर निकलने लगता है, इसको निर्जलीकरण कहते हैं, डिहाइड्रेशन। जिससे पानी निकलने से क्या होता है, श्रिंकेज करने लगता है। पहले फूला हुआ रहता है, अब पानी निकल जाने से क्या होता है, श्रिंक करने लगता है। ये जो रेटिकुलम जो क्रोमैटिन होता है, जिसको हम लोग क्रोमैटिन के नाम से जानते हैं, पतला धागे के रूप में जो केंद्रक के अंदर जो क्रोमैटिन होता है, इसके पहले वाले क्लास में मैंने लिया था, वो क्रोमैटिन छोटा होकर मोटा होने लगता है। देखिए द्वितीय स्टेज में मैंने दिखाया है, तो ये छोटा होकर मोटा होने लगता है डिहाइड्रेशन के कारण। तो ये पहला होता है डिहाइड्रेशन। दूसरा है कि क्रोमोसोम का डिवीजन हो जाता है। दूसरा है क्रोमोसोम लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड कर जाता है, लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड कर जाता है, लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड कर जाता है क्रोमोसोम। ठीक से दिखाया जाए तो ये 2 सूता है, 1 और 1 2, लेकिन यहाँ पर 1 2 1 2 4 दिखाई पड़ रहा है। ये क्यों होता है ऐसा? इसलिए होता है कि क्रोमोसोम लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होता है। एक जो क्रोमोसोम का जो सूता है, इसको ठीक से समझ लीजिए, एक क्रोमोसोम का जो सूता होता है, क्रोमोसोम यानी कि जो, अगर इसको हम लोग बड़ा करके अगर दिखाएं हम लोग, तो क्रोमोसोम का रिप्लिकेशन होता है। और रिप्लिकेशन के कारण क्या होता है कि एक क्रोमोसोम का सूता और एक क्रोमोसोम बना देता है, और एक क्रोमोसोम लॉन्गिट्यूडनली 2 भाग में डिवाइड हो गया, ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग। और एक पॉइंट पे ये अटैच हो जाता है सेंट्रोमियर में, पोटेज में, तो ये क्रोमोसोम लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। इसलिए देखते हैं कि एक क्रोमोसोम को सूता डबल सूता में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए कहते हैं माइटोसिस में क्रोमोसोम की संख्या जो है डॉटर सेल्स में बराबर रहती है, जितनी पुत्री कोशिका में रहती है। और तीसरा जो पॉइंट है इसमें कि क्रोमैटिड्स गेट स्पाइरली क्वाइल्ड, क्रोमैटिड्स जो होते हैं वो स्पाइरली क्वाइल्ड हो जाते हैं। क्रोमैटिड्स गेट्स स्पाइरली क्वाइल्ड, स्पाइरलाइजेशन, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। स्पाइरलाइजेशन एक क्रिया होती है। व्हाट इज स्पाइरलाइजेशन, एक क्वेश्चन होता है। स्पाइरलाइजेशन क्या है? तो ये स्पाइरलाइजेशन क्या होता है कि ये जो गुणसूत्र होता है, यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये लोग स्पाइरली क्वाइल्ड हो जाते हैं। अगर ये चित्र को दूसरे ढंग से थोड़ा बनाया जाए तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये जो गुणसूत्र होते हैं वो जो है स्पाइरली क्वाइल्ड हो जाते हैं, स्पाइरली क्वाइल्ड हो जाते हैं, स्पाइरली क्वाइल्ड। इस क्रिया को कहते हैं स्पाइरलाइजेशन,
एक क्वेश्चन आता है कि स्पाइराइलेशन क्या है। जो गुणसूत्र जो बनते हैं वो स्पाइरली जो है रस्सी की तरह ऐंठ जाते हैं और एक दूसरे से, इस क्रिया को कहते हैं स्पाइरालाइजेशन। तो ये भी देखने को मिलता है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस डिस्पियर, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, देखिए यहाँ पर जो झिल्ली थी, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की झिल्ली जो है यहाँ गायब हो जाती है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की झिल्ली दिख रहा नहीं, दिख रहा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की झिल्ली भी यहाँ से गायब हो जाती है। तो चौथा पॉइंट है डिसएपियर, डिसएपियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस। ये 4 पॉइंट प्रोफेज में अगर लिख दें तो प्रोफेज की अवस्था ये है। अर्ली स्टेज हम दिखाए हैं, प्रोफेज शुरू में कैसा होता है, इंटरमीडिएट स्टेज सेकेंड स्टेज में कैसा दिखता है, और सेकेंड स्टेज में जो है ये मूव करता हुआ आ जाता है बीच में, सेंट्रियोल मूव करता हुआ आ जाता है, एक सेंट्रियोल मूव करता हुआ इधर आता है सेकेंड स्टेज में, और थर्ड स्टेज में पूरी तरह से मूव करके यहाँ पहुँच जाता है। तो प्लांट सेल में क्या होता है कि प्लांट सेल को अगर इस तरह से हम लोग बनाते हैं, प्लांट सेल का अगर हम लोग केंद्रक बनाते हैं, तो यहाँ पर सेंट्रोसोम हम लोग नहीं बना पाएंगे क्योंकि यहाँ सेंट्रोसोम नहीं होता है। तो इसमें होता क्या है कि इसमें सेंट्रोसोम का मेन काम है माइक्रोट्यूबुल का निर्माण करना। तो इसमें माइक्रोट्यूबुल बनता कहाँ, इसका जो न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियर एनवेलप यानी कि इसका केंद्रक का जो झिल्ली है, उस झिल्ली से ओरिजिन होता है MTOC यानी माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। एक केंद्रक झिल्ली है और यहीं से वो माइक्रोट्यूबुल जो मैंने चित्र में बनाया था इस तरह से माइक्रोट्यूबुल, ये निर्माण जो है केंद्रक झिल्ली से होता है। सब अंतर यही है, इसे केंद्रक झिल्ली से माइक्रोट्यूबुल का निर्माण होता है और बाकी सारी रचनाएं वैसे ही होती हैं कि माइक्रोट्यूबुल में यहाँ भी स्पिंडल फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर भी एक केंद्रक झिल्ली गायब हो जाते हैं और माइक्रोट्यूबुल 2 भागों में चला जाता है डिवाइड होकर के, एस्ट्रल माइक्रोट्यूबुल कहते हैं, और दूसरा जो है डायरेक्ट जुड़ा रहता है उसको पोलर माइक्रोट्यूबुल कहते हैं, और तीसरा जो है क्रोमोसोम से जुड़ जाता है उसको काइनेटोकोर माइक्रोट्यूबुल कहते हैं। तो अंदर सिर्फ यही है कि सेंट्रोसोम उसमें नहीं होता, उसका निर्माण माइक्रोट्यूबुल का दूसरी जगह से होता है। हम लोग अगर जान लें मेटाफेज में क्या होता है, ये अगर हम लोग बनाते हैं एक कोशिका, इसका आप लोग देखे थे केंद्रक झिल्ली गायब हो गया था, न्यूक्लियस गायब हो गया था। यहाँ पर जो आपने जो गुणसूत्र देखे थे, ये गुणसूत्र जो होते हैं वो मूव करते करते छोटे हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, और गुणसूत्र जो है ये आकर के दो क्रोमेटिड्स, एक काइनेटोकोर है, ये गुणसूत्र छोटे हो जाते हैं और मोटे हो जाते हैं और स्पष्ट रूप से दिखने लगते हैं, इसको हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। यहाँ पर क्रोमोसोम देखने को मिलता है जिसको हम लोग पहले क्रोमैटिन के नाम से जानते थे, वो स्पष्ट रूप से मेटाफेज अवस्था में क्रोमोसोम दिखने को मिलता है क्योंकि इसका साइज छोटा हो जाता है और मोटा हो जाने के कारण ये देखने को मिलता है, क्योंकि पतला रहता है पहले। अब इसको हम लोग क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं क्योंकि 2 क्रोमैटिड्स यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर सेंट्रोमियर स्पष्ट रूप से दिख सकता है और ये आके सज जाते हैं, ये आके सज जाते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे, इक्वेटोरियल, आप इक्वेटर पढ़े हैं, विषुवत रेखा। तो जैसे पृथ्वी का विषुवत रेखीय भाग में ये आके सज जाते हैं, पृथ्वी के रूप में अगर मान ले तो इसका भी एक विषुवत रेखा होगा, इक्वेटोरियल प्लेट लाइन में आके ये विषुवतीय रेखा इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं, यहाँ सज जाते हैं। और यहाँ पर तो आपको देखने को मिला ही था, ये तर्क तंतु पहले से बना हुआ था और यहाँ से जो है डायरेक्ट ये तो देखने को मिला ही था, पोलर माइक्रोट्यूबुल, फिर ये हो गया एस्ट्रल माइक्रोट्यूबुल, और तीसरा जो था जो मैंने बताया था चित्र में, एक काइनेटोकोर से अटैच हो जाता है,
काइनेटोकोर से अटैच हो जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल। ये इसके पहले भी चित्र बनाया था। दूसरा, अगर मेटाफेज के बाद आगे अगर हम लोग बढ़ें, मेटाफेज के बाद तो देखने को मिलता है, मेटाफेज के बाद देखने को मिलता है हमारा, वो है तीसरा एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है कि ये जो हरा रंग का जो चित्र मैंने बनाया था, इसमें संकुचन होने लगता है माइक्रोट्यूबुल में, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूबुल में, और एक टेंशन पैदा होता है, क्योंकि इस एंड पे क्या होता है कि जिससे ट्यूबुलिन से ये बनता है, वो ट्यूबुलिन वहां से लॉस होने लगता है। लॉस होने के कारण क्या होता है, ये थ्रेड छोटा होने लगता है। छोटा होने से क्या, टान पड़ जाता है, और टानने के कारण यहाँ बीच से थ्रेड टूट जाता है। तो इसका चित्र हम लोग किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर क्या होता है कि अगर ये यहां से ये जैसा हमेशा रहेगा, रेड वाला जैसा हमेशा रहेगा, ठीक है। सिर्फ ग्रीन वाला में अंदर क्या होगा कि यहां से ये टूट के अलग हो जाते हैं। आप अंतर देख लीजिए दोनों में, ये दोनों जो पकड़ के रखा था, तो ये माइक्रोट्यूबुल जो है काइनेटोकोर माइक्रोट्यूबुल, ये छोटा होने लगता है, स्ट्रेच करने लगता है, और बीच से जहां पर धागा अटैच रहता है काइनेटोकोर सेंट्रोमियर अटैचमेंट को तोड़ देता है। तोड़ने के बाद में एक क्रोमैटिड एक पोल की तरफ, दूसरा क्रोमैटिड दूसरे पोल की तरफ मूव करने लगता है। इसको एनाफेजिक मूवमेंट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एनाफेजिक मूवमेंट, एनाफेजिक गति से क्या समझते हो? ये क्वेश्चन आता परीक्षा में, एनाफेजिक मूवमेंट क्या है, एनाफेजिक गति से क्या कहते हैं। इस समय जो है इसका जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है वो एल जैसा देखने को मिलता है, एल जैसा या वी जैसा, एल जैसा, वी जैसा या आई जैसा। तो इस तरह से विभिन्न जे जैसा विभिन्न तरह की आकृति यहाँ पर क्रोमोसोम को देखने को मिलता है। वो किस आधार में मिलता है, वो डिपेंड करता है कि सेंट्रोमियर है कहाँ पे। सेंट्रोमियर अगर एक किनारे पे रहता है और इस तरह से अगर कोई खींचा जाए तो क्या होगा, ये खींचने से ये एक एल का आकृति ले लेगा। अगर बीच में रहेगा, अगर खींचा जाए कोई भी सूते को बीच से, तो ये भी का आकृति ले लेगा। तो ये सेंट्रोमियर के पोजीशन के आधार पे ये एल भी और आई शेप में क्रोमोसोम की आकृति एनाफेज में देखने को मिल जाती है। चलिए, टेलोफेज में क्या होता है कि ये जो एस्ट्रल रेज था वो मूव करते करते अंत में ये जो क्रोमोसोम जो खींच को ला रहा था, ये मूव करते करते लेट, इसको हम लोग कह सकते हैं लेट एनाफेज भी कर सकते हैं। लेट एनाफेज जो शुरू हुआ था, एनाफेज मूव करने की गति जो वो मूव करते करते, और ये चित्र ऐसे हम लोग बना सकते हैं जैसा था। तो ये क्या होता है देख लीजिए, क्रोमैटिड जो है मूव कर रहा है और मूव करते करते धीरे धीरे ये जो है पहुंच रहा है ध्रुव की तरह। और अंत में क्या होता है, इसको अगर मैं मिटा दूं तो ये इसी को अगर मैं मिटा दूं तो ये मूव करते करते अंत में दोनों जो गुणसूत्र होता है, एक गुणसूत्र यहाँ पहुंच जाता है, दो क्रोमैटिड्स मूव करके तो ये दो क्रोमैटिड्स मूव करते करते आप देख रहे हैं कि पहुंच गया ध्रुव के पास। और दोनों क्रोमैटिड्स जब दोनों ध्रुव के पास पहुंच जाता है तो ये जो क्रिया थी, जो पहले ये पोलर ये था, एक दूसरे को जोड़ के रखा था, अब इसकी जरूरत नहीं होती, ये गायब हो जाता है। पोलर माइक्रोट्यूबुल, एस्ट्रल माइक्रोट्यूबुल भी गायब हो जाता है। काइनेटोकोर जो खींच के ला रहा था उस माइक्रोट्यूबुल की भी जरूरत नहीं होती है, ये गायब हो जाता है। और फिर से यहाँ पर केंद्रक का जो झिल्ली होता है जो गायब हो गया था प्रोफेज में, यहाँ पर फिर से केंद्रक झिल्ली आ जाता है।
फिर से इसके अंदर केंद्रक द्रव भर जाते हैं, फिर से इसके अंदर में न्यूक्लियोलस आ जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियोलस और केंद्रक का झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो प्रोफेज में पहला अवस्था में जो गायब हुआ था, प्रोफेज अवस्था में जो केंद्रक की झिल्ली गायब हो गई थी और न्यूक्लियोलस गायब हो गया था, फिर से वापस इस अवस्था में आ जाता है। इस तरह से एक कैरियोकाइनेसिस ने आपने देखा, एक केंद्रक विभाजित होकर दो केंद्रक का निर्माण कर दिया है, लेकिन सेल अभी भी एक ही सेल है, अभी भी सेल एक ही है। अब इसके बाद मैंने जो दूसरा स्टेज बताया था, दूसरा जिसको हम लोग कहते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म का विभाजन। ये जो साइटोप्लाज्म है ये विभाजित होगा, जिसके मान एनिमल में अलग ढंग से होता है और पौधों में, प्लांट में अलग ढंग से होता है। ये परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि एनिमल में साइटोकाइनेसिस कैसा होता है, प्लांट में साइटोकाइनेसिस कैसा होता है, प्लांट में साइटोकाइनेसिस कैसा होता है, इसको बताइए। प्लांट में साइटोकाइनेसिस कैसा होता है, ये क्वेश्चन आता है परीक्षा में। तो कोशिका की जो झिल्ली होती है वो अंदर की ओर इनवेजिनेशन करने लगता है, ये बताया था साइटोकाइनेसिस में। ये अंदर जाता रहता है और अंदर में इनवेजिनेट करते करते ये फॉरोइंग जो होता है, इसको फॉरोइंग कहते हैं। और ये खास जो बन रहा धीरे धीरे डीपर एंड डीपर होता चला जाता है, ये और अंदर चला जाता है, ये और अंदर चला जाता है, और अंत में आते आते ये दोनों मिल जाता है। और इस तरह से एक पुत्री कोशिका साइटोकाइनेसिस विभाजन कर दो पुत्री, एक मातृ कोशिका दो पुत्री कोशिका का निर्माण करता है एनिमल में। अगर इसी को अगर साइटोकाइनेसिस बोले कि प्लांट में कैसा होता है, इसी चित्र को अगर हम लोग प्लांट में अगर हम लोग देखें कि प्लांट में कैसे होता है, ये भी क्वेश्चन आता है। जस्ट इसको ऐसे कर दीजिए तो प्लांट हो गया। एक यहाँ पर साइटोकाइनेसिस इन प्लांट, इसमें एक बीच में एक प्लेट बनने लगता है, इस प्लेट को कहते हैं सेल प्लेट। याद रखिए क्वेश्चन आता है सेल प्लेट क्या है। जब पौधों में कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होने के बाद में स्टार्ट होता है साइटोकाइनेसिस, तो दोनों केंद्रक के बीच में एक प्लेट बनता है। ये गोल्जी बॉडी के वेसिकल्स, ये कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आकर ये बीच में, इसको फ्रैगमोप्लास्ट भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज फ्रैगमोप्लास्ट, 10 के बोर्ड में ये क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट इज फ्रैगमोप्लास्ट, जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसको नोट कर लीजिएगा कि फ्रैगमोप्लास्ट क्या है, सेल प्लेट क्या है। तो ये दोनों सेल केंद्र के बीच में एक सेल प्लेट बनता है। कैसे बनता है, गोल्जी बॉडी के जमने से बनता है और साइज में बढ़ने लगता है दोनों तरफ, और बढ़ते बढ़ते अंत में टच करता है दोनों तरफ के सेल वॉल को, और इस तरह से ये मिडिल लैमिला बनता है। मिडिल लैमिला, आप लोग सेल वॉल पढ़े थे, उसमें देखे थे कि सेल वॉल में दोनों तरफ सेलुलोज होता है, बीच में एक मिडिल लैमिला होता है, लगता है। ये मिडिल सेल लैमिला बनने के बाद दोनों तरफ जो है, इसके दोनों तरफ जम जाता है सेलुलोज, इधर भी और इधर भी। मिडिल लैमिला के दोनों तरफ सेलुलोज के जमा हो जाने से ये बन जाता है सेल वॉल, और सेल वॉल बनने के बाद ये बीच में ब्रेक करके, ये दो भागों में, बीच में दोनों भाग से ये ब्रेक करके दो डॉटर सेल्स का निर्माण। तो आपने ये प्लांट से